अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज हम यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है क्लास 8 का। ये टॉपिक है फ्रिक्शन। तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है एज पर द बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इस टॉपिक में पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज फ्रिक्शन, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन एंड व्हाट आर लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। पहले हम टर्म फ्रिक्शन को यहाँ पे देखेंगे। फ्रिक्शन क्या होती है? फ्रिक्शन को हम डिफाइन करते हैं इन सिंपल टर्म्स में, द फोर्स दैट retards the relative motion of a body when it is in physical contact with another body or surface। यानी फ्रिक्शनल फोर्स होता है द फोर्स दैट रिटार्ड्स द रिलेटिव मोशन ऑफ ए बॉडी व्हेन इट इज इन फिजिकल कांटेक्ट विथ अनदर बॉडी और सरफेस। इसको हम यहां पे समझाने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहां पे एक बॉडी है मेरे पास, ये एक बॉडी है मेरे पास। इस बॉडी को मैंने एक सरफेस पे रखा है। द बॉडी इज इन सरफेस। इस बॉडी को मैंने एक सरफेस पे रखा है। इस बॉडी पे पहले अगर हम देखेंगे, इस बॉडी पे दो फोर्सेस लगते हैं। एक फोर्स इसको नीचे की तरफ लगता है जिसको हम बोलते हैं वेट। ये वेट होता है मास ऑफ ए बॉडी इनटू ग्रेविटी। इस बॉडी को नीचे की तरफ एक फोर्स लगता है जिसको हम क्या बोलते हैं? वेट बोलते हैं। वो वेट होता है मास इनटू ग्रेविटी। और सरफेस की वजह से इस पे ऊपर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल फोर्स या इसको हम लिखते हैं नॉर्मल रिएक्शन। और नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लगता है? वेट लगता है, जो कि किसके बराबर होता है? मास इनटू ग्रेविटी, वेयर m इज द मास ऑफ ए बॉडी एंड g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो, अगर इस बॉडी पे हम यहां पे एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे विद द हेल्प ऑफ ए स्प्रिंग बैलेंस। फॉर एग्जांपल यहां पे हमने इसको एक स्प्रिंग बैलेंस को कनेक्ट किया है, तो इस स्प्रिंग बैलेंस पे हम यहां पे एफ एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे। एफ एक्सटर्नल फोर्स, फॉर एग्जांपल जो स्प्रिंग बैलेंस है इसकी कुछ रीडिंग होगी। फॉर एग्जांपल 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन एंड 25 न्यूटन फॉर एग्जांपल। पहले अगर हम देखेंगे, इस बॉडी पे जो नॉर्मल रिएक्शन है और वेट है ये बराबर होते हैं। जितना नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू होता है, फॉर एग्जांपल नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू है हमारे पास 10 न्यूटन। इसका मतलब है जो वेट है, वेट का वैल्यू भी कितना होगा? 10 न्यूटन। यानी जो नॉर्मल फोर्स और वेट है जो इस बॉडी पे लगते हैं, एक नीचे की तरफ लगता है और एक ऊपर की तरफ लगता है, जिसके नतीजे में पहले ये बॉडी किस में होती है? रेस्ट में होती है, क्योंकि इन फोर्सों का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है? सेम है। इसके बाद अगर हम देखेंगे, ये नॉर्मल रिएक्शन अगर फॉर एग्जांपल 10 न्यूटन है तो वेट भी 10 न्यूटन होगा। अगर फॉर एग्जांपल नॉर्मल रिएक्शन 20 न्यूटन है तो वेट नीचे तरफ कितना होगा? 20 न्यूटन। अगर फॉर एग्जांपल नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू है 30 न्यूटन तो वेट का भी जो यहां पे वैल्यू होगा वो होगा 30 न्यूटन। इन सिंपल टर्म्स में हम बोलेंगे नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू वेट, यानी n इज इक्वल टू mg। ठीक है, तो ये बॉडी पहले रेस्ट में है। अब जो ही हमने इसके साथ स्प्रिंग बैलेंस कनेक्ट की है, इस स्प्रिंग बैलेंस पे फिर हमने फोर्स लगाया है। इस स्प्रिंग बैलेंस को यहां पे कुछ रीडिंग आ गई, फॉर एग्जांपल 10 न्यूटन रीडिंग आ गई।
या फॉर एग्जांपल 15 न्यूटन रीडिंग आ गई स्प्रिंग बैलेंस में, ठीक है। इस अप्लाइड फोर्स का काम होता है, ये इस बॉडी को मोशन में लाना चाहती है, लेकिन इस बॉडी में एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स डेवलप होता है पीछे की तरफ, जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स यानी जो हमने यहां पे अप्लाइड फोर्स लगाया है, इस अप्लाइड फोर्स को एक फोर्स अपोज करता है जो इस बॉडी का एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। ये फ्रिक्शनल फोर्स होता है F इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। किसके बराबर होता है ये? यानी जो फ्रिक्शनल फोर्स F होता है, ये होता है नॉर्मल रिएक्शन कितनी है इस बॉडी की, और होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, वायर जो म्यू है, म्यू को हम बोलते हैं सिंपली कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और एन को हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन और नॉर्मल फोर्स। अगर फॉर एग्जांपल ये बॉडी पहले रेस्ट में है, इस पे जब फोर्स लगता है, इस एफ एक्सटर्नल का काम होता है, ये चाहता है कि ये बॉडी मोशन में आए, लेकिन इस बॉडी में एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स आया जिसका नाम है फ्रिक्शनल फोर्स। उसने इसकी मोशन को यहां पे रिटार्ड किया है। द फोर्स दैट रिटार्ड्स द रिलेटिव मोशन। ये फोर्स चाहता था ये ब्लॉक मोशन में आए। जब भी ये ब्लॉक मोशन में आ जाएगा, इस ब्लॉक और सरफेस के दरमियान आ जाएगी रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन का मतलब है मोशन ऑफ ए वन बॉडी विथ रेस्पेक्ट टू अनदर बॉडी, मोशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, उसको हम बोलते हैं रिलेटिव। सिंपली ये फोर्स चाहता है कि इस ऑब्जेक्ट में क्या आ जाएगी, रिलेटिव मोशन। लेकिन इस रिलेटिव मोशन को यहां पे अपोज किया है किसने? फ्रिक्शनल फोर्स ने पीछे की तरफ, जिसके नतीजे में ये बॉडी रेस्ट में रह गई। किस में रह गई? रेस्ट में रह गई। अब देखो, जो ये फोर्स इंक्रीज कर रहे हैं, तो पहले ये रेस्ट में रहती है, एक पॉइंट आ जाता है, ये बॉडी इट वांट्स टू जस्ट स्लाइड ओवर द सरफेस। अब ये बॉडी चाहेगी कि मैं स्लाइड हो जाऊंगा, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम इसको बोलेंगे द वैल्यू ऑफ ए फ्रिक्शन in which a body remains in rest with respect to another body or another surface, इसको हम सिंपली बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक का मानी होता है रेस्ट में, यानी इस बॉडी के अंदर वो फ्रिक्शनल वैल्यू जिसके वजह से ये बॉडी रेस्ट में है, उस वैल्यू को हम बोलते हैं क्या? स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। वो फ्रिक्शन जो एक बॉडी को रेस्ट में ही रखती है, वो फ्रिक्शनल वैल्यू जिसकी वजह से एक बॉडी रेस्ट में रहती है, उसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? या इन सिंपल टर्म्स में हम बोलेंगे द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन पोजेस्ड बाय अ बॉडी व्हेन इट इज इन रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू अनदर बॉडी और अनदर सरफेस, तो इसको हम बोलेंगे स्टैटिक। अब देखो, अब अगर फॉर एग्जांपल यही ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है फॉर एग्जांपल, अगर फॉर एग्जांपल इसको जो फ्रिक्शनल वैल्यू है, फॉर एग्जांपल इसके पास जो फ्रिक्शनल वैल्यू है वो है फॉर एग्जांपल 20 न्यूटन, यानी 20 न्यूटन है इसका फ्रिक्शनल वैल्यू। फॉर एग्जांपल हम अप्लाई करते हैं पहले 10 न्यूटन फोर्स इस पे। अगर हम 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई करेंगे इस पे, तो इसका मतलब है ये बॉडी अब मोशन में नहीं आएगी, क्योंकि इसका जो वैल्यू है वो कितना है? 20 है। इसका मतलब जो एफ एक्सटर्नल फोर्स है, इसको अपोज कर रहा है कितना फोर्स? 20 न्यूटन, जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स। हम 10 दे रहे हैं, लेकिन इसका जो स्टैटिक फ्रिक्शनल वैल्यू है वो कितना है? 20 न्यूटन। अब फॉर एग्जांपल हम वैल्यू इंक्रीज करेंगे, फॉर एग्जांपल हमने अब वैल्यू दिया है 15 न्यूटन। अभी भी ये बॉडी किस में रहेगी? रेस्ट में ही रहेगी। क्यों? क्योंकि अपोजिशन का फोर्स कितना है? 20, हम दे कितना रहे हैं? 15 न्यूटन। अभी भी ये बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगी, क्योंकि अभी भी स्टैटिक वैल्यू बहुत ज्यादा है। अब हम आ गए हैं फॉर एग्जांपल 19 न्यूटन फोर्स पे। कितने पे? 19 पे। जब हम 19 न्यूटन फोर्स इसको दे रहे हैं, लेकिन जो फ्रिक्शन है इसको अपोजिट में है, वो कितना है? 20।
अभी भी ये बॉडी किस में रहेगी, रेस्ट में रहेगी। तो इसका जो एक वैल्यू बन गया, फॉर एग्जांपल ये जो 19 है, 19 एक वैल्यू बन गया। इस 19 वैल्यू का अगर हम फ्रिक्शनल वैल्यू देखेंगे तो ये बन गया स्टैटिक वैल्यू, यानी इस 19, 15, 10 इस फोर्स की वजह से ये मोशन में नहीं आएगा, क्योंकि इसका जो अपना फ्रिक्शनल वैल्यू है जो इन फोर्सेस को अपोज करता है वो है 20। तो इसका मतलब है ये रेस्ट में ही रहेगी, क्योंकि इसका जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो कितना है, 20। अब जो ही हम फोर्स को इंक्रीज कर रहे हैं, हमने अब फोर्स दिया है इसको फॉर एग्जांपल 20 न्यूटन, कितना दिया है, 20 न्यूटन। ये बॉडी अब क्या करेगी, इट विल क्रॉस द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब इसका जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये खत्म हो गया है, अब इसको एग्जैक्टली 20 न्यूटन फोर्स मिल गया है। द फ्रिक्शनल वैल्यू एट विच वन बॉडी जस्ट स्लाइड और अनदर बॉडी, इसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। यानी अब फ्रिक्शन की लिमिट पास हो गई है, अब ये बॉडी इट विल जस्ट स्लाइड ओवर अनदर बॉडी। द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन एट विच वन बॉडी स्लाइड्स ओवर अनदर बॉडी, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और इन अदर वर्ड्स हम ये भी बोल सकेंगे द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड अ लिमिटिंग फ्रिक्शन, और द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन व्हेन अ बॉडी just slides over another body, it is also called a limiting friction, it is also called a limiting friction। देखो अब ये इसका जो लिमिट था वो खत्म हो गया, इसका लिमिट था फॉर एग्जांपल 20 न्यूटन अपोज कर रहा था, जिसको हम क्या बोलते थे, फ्रिक्शनल फोर्स। अब हमने इसको 20 दिया है, तो अब ये किस में आ जाएगी, मोशन में आ जाएगी। जो ये मोशन में आ जाएगी, अब इसका जो फ्रिक्शनल वैल्यू होगा ड्यू टू मोशन, इसको हम बोलते हैं डायनामिक फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं, डायनामिक, DYNAMIC, डायनामिक फ्रिक्शन। डायनामिक फ्रिक्शन क्या है, अब डायनामिक फ्रिक्शन है जो ही यहां पे क्रॉस हो गया लिमिटिंग फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू खत्म हो गया, तो ये बॉडी क्या, इसने स्लाइड होना शुरू किया। अब ये बॉडी किस में आ गई है, मोशन में आ गई है। फॉर एग्जांपल ये पोजीशन ए पे थी, अब ये पोजीशन बी पे आ गई है, तो ये बॉडी किस में आ गई है, मोशन में आ गई है। जो ये मोशन में आई तो इसका जो फ्रिक्शनल वैल्यू था, स्टैटिक फ्रिक्शन वैल्यू, वो कम हो गया, जिसके नतीजे में इसने क्या चलना शुरू किया। एज ए रिजल्ट ऑफ विच द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन व्हेन अ बॉडी कम्स इन मोशन, इसको हम क्या बोलते हैं, डायनामिक फ्रिक्शन। या इन अदर वर्ड्स हम ये बोलेंगे द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन पॉजेस्ड बाय अ बॉडी व्हेन इट इज इन मोशन। क्या वैल्यू है फ्रिक्शन का, जब एक बॉडी मोशन में है, उसको हम बोलते हैं डायनामिक फ्रिक्शन। यानी फ्रिक्शन पॉजेस्ड बाय बॉडी व्हेन इट इज इन मोशन। इनको हम ग्राफिकली यहां पे आपको समझाने की कोशिश करेंगे। पहले फ्रिक्शन क्या है, ये एक रिटार्डेशन फोर्स है, ये रिटार्ड करता है रिलेटिव मोशन, ये अपोज करता है मोशन को। अगर एक बॉडी इस डायरेक्शन में जा रही है, तो फॉर एग्जांपल मोशन इस डायरेक्शन में है, तो फ्रिक्शन वैल्यू उसको पीछे की तरफ लगता है। फ्रिक्शन चाहती है कि ये स्टैटिक रहे, ठीक है, या इसकी जो मोशन है ये कम हो जाए, ये रिटार्ड हो जाए। अगर इन टर्म्स को हम यहां पे समझने की कोशिश करेंगे ग्राफ पे, फॉर एग्जांपल एक तरफ हम फॉर एग्जांपल यहां पे दिस इज अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स, एक तरफ हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे अप्लाइड फोर्स, और यहां से हम प्लॉट करेंगे फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। देखो पहले ये बॉडी किस में है, रेस्ट में है, तो यहां पे हम स्टार्ट करेंगे दिस ऑरिजिन ऑफ ग्राफ को, ठीक है। तो पहले बॉडी रेस्ट में है, तो यहां पे पहले इसका जो ये मोशन है वो 0 है, क्योंकि ये रेस्ट में है। इसके बाद जब हम यहाँ पे अप्लाई फोर्स करते हैं, एफ अप्लाइड इस पे, तो पहले ग्राफ स्ट्रेट आएगा, ऐसे स्ट्रेट। फॉर एग्जांपल दिस इज O एंड A। पहले हम देखेंगे ये OA ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब क्या है, अप्लाइड फोर्स है, फॉर एग्जांपल अप्लाइड फोर्स है 10 न्यूटन, यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स अपोज कर रहा है 10 न्यूटन। अप्लाइड फोर्स है फॉर एग्जांपल 15 न्यूटन, फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट में लग रहा है 15 न्यूटन। अप्लाइड फोर्स है फॉर एग्जांपल 90 न्यूटन, फ्रिक्शनल फोर्स भी कितना अपोजिट में हो रहे हैं 90 न्यूटन, जैसे ये 20 तक वैल्यू है। तो एज ए रिजल्ट ऑफ विच
जितना हम अप्लाइड फोर्स इंक्रीज करते हैं फ्रिक्शनल फोर्स अभी ओवरकम नहीं हो रहा है, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स का एक वैल्यू है, वो है फॉर एग्जांपल 20 न्यूटन। तो अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स के दरमियान पहले ग्राफ आ जाएगा स्ट्रेट। क्या आ जाएगा? स्ट्रेट। इसके बाद देखो, जो ही हमने 20 न्यूटन फोर्स इस पे एक्सर्ट किया है 20 न्यूटन, तो ये ऑब्जेक्ट किस में आ गया? मोशन में आ गया। तो एज ए रिजल्ट ऑफ विच यहां पे थोड़ी सी फ्रिक्शन कम हो गई, यहां पे ये ग्राफ थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। तो यहां तक ओ से ए तक, ओ से ए तक ग्राफ आएगा स्टैटिक वैल्यू, स्टैटिक वैल्यू। ओ से ए तक क्या आएगा ग्राफ? स्टैटिक वैल्यू। मतलब ओ से ए तक फॉर एग्जांपल फ्रिक्शन का वैल्यू है 19, ठीक है, अभी ये मोशन में नहीं आएगा। अब जो ही यहां पे इंक्रीज हो गया, एक्सटर्नल फोर्स 20 तक पहुंच गया, तो ये बॉडी अब क्या? ये मोशन में आ जाएगी, जिसके नतीजे में इसका जो स्टैटिक वैल्यू है वो खत्म हो जाएगा। एज ए रिजल्ट ऑफ विच इसको हम बोलेंगे, इस पॉइंट को, इसको हम बोलेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बोलेंगे? लिमिटिंग का मतलब होता है द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन एट विच एनी बॉडी कैन स्लाइड ओवर अनदर बॉडी, और इन अदर वर्ड्स हम ये भी बोलेंगे द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन एट विच वन बॉडी स्लाइड्स ओवर अनदर बॉडी, या टू जस्ट स्लाइड ओवर अनदर बॉडी। इसको हम क्या बोलेंगे? लिमिटिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लिमिटिंग। तो यहां पे ये ग्राफ है, ये पॉइंट फॉर एग्जांपल पी पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा लिमिटिंग, लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसके बाद जो ये बॉडी मोशन में आ जाएगी, तो मोशन के साथ कौन सी फ्रिक्शन एसोसिएट होती है? जब भी एक बॉडी मोशन में होती है तो इसके साथ कौन सी फ्रिक्शन एसोसिएट होती है? जिसको हम बोलते हैं डायनामिक। क्या बोलते हैं? तो यहां से पी से फॉर एग्जांपल एस तक, पी एस का ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करेगा? डायनामिक, डायनामिक फ्रिक्शन। ये रिप्रेजेंट करेगा डायनामिक फ्रिक्शन। अब यहां से एक पॉइंट निकलता है, इसका मतलब होता है जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन डायनामिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होगा? ज्यादा होगा। यानी जो स्टैटिक फ्रिक्शन है इट शुड बी ग्रेटर देन डायनामिक फ्रिक्शन। क्यों? क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या है, इसमें ओवरकम करना पड़ता है जो स्टैटिक वैल्यू है। जब तक ये ओवरकम नहीं हो पाएगा तब तक डायनामिक फ्रिक्शन नहीं लगेगा। जो ही स्टैटिक फ्रिक्शन ओवरकम हो गई है तो इसके लिए हमें जो फोर्स है वो हमें देना है, लेकिन डायनामिक फ्रिक्शन में वो फोर्स ऐड नहीं होगा। डायनामिक फ्रिक्शन में फॉर एग्जांपल यहाँ पे 20 न्यूटन पे ये बॉडी किस में आ गई? मोशन में आ गई। लेकिन अगर हम 19 को देखेंगे, 19 बन गया मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। जो ही 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई हुआ तो ये इस बॉडी ने क्या, इस बॉडी ने मोशन में आना स्टार्ट किया। तो हम बोलेंगे जो 19 है, 19 वैल्यू, 19 बन गया मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ। जो ये मोशन में आ जाएगा तो अगर हम देखेंगे एक ही न्यूटन से फिर चल रही है कौन? बॉडी। इन अदर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यानी 20 न्यूटन में अगर हम 19 को देखेंगे, 19 है स्टैटिक वैल्यू। अब जब हम एक्स्ट्रा लगाते हैं 20 तो ये किस में आ जाती है? मोशन में। तो जो ही मोशन में आ जाएगी तो इसका जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, वो ड्रॉप हो जाएगा, जिसको हमने यहाँ पे लिखा है लिमिटिंग फ्रिक्शन। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसके बाद ये मोशन में ये बॉडी जब आ जाएगी तो इसके साथ एक एसोसिएट होगी एक फ्रिक्शन, जिसको हम क्या बोलेंगे? डायनामिक। डायनामिक का मतलब है सीधे मोशन। यानी व्हेन एनी बॉडी इज इन मोशन द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन ऑफर्ड बाय इट इज कॉल्ड डायनामिक फ्रिक्शन। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, क्यों होती है ये फ्रिक्शन? फ्रिक्शन चाहती है, अपोज करती है। फ्रिक्शन के 3 कॉजेस है यहाँ पे, ठीक है। फ्रिक्शन की अगर हम देखेंगे यहाँ पे 3 कॉजेस है फ्रिक्शन की। पहला कॉज है दैट्स कॉल्ड सरफेस रफनेस, सरफेस रफनेस, सरफेस रफनेस। सरफेस रफनेस का मतलब होता है अगर हम इस बोर्ड को एट माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे, ऐसे बोर्ड हमें दिखता है ये प्लेन है, स्मूथ है, लेकिन जो ही हम इस बोर्ड को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे तो इस बोर्ड में जो सरफेस है, इस सरफेस को होंगे अप्स एंड डाउन्स। ऐसे ये कंप्लीटली स्मूथ नहीं होगा, इसको होंगे अप्स एंड डाउन्स एट माइक्रोस्कोपिक लेवल, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल एक सरफेस है, फॉर एग्जांपल दिस इज ए सरफेस।
अब हमने और एक ऑब्जेक्ट लाया है, वो हमने इस पे रखा है। फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट बी है, इसको हमने रखा है सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट ए, ये बी है फॉर एग्जांपल। इनके दरमियान ये जो अप्स एंड डाउन्स है, इसको हम बोलते हैं इरेगुलरिटीज ऑफ सरफेस, ठीक है। तो जो ही हम इस बी बॉडी को ए पे रखेंगे, तो इनके दरमियान ये जो स्पेस है, ये अप्स एंड डाउन्स, ये हो जाएंगे इंटरलॉकिंग ऑफ टू सरफेसेस। ये पहला काज है फ्रिक्शन का, क्योंकि 100% स्मूथ सरफेस नहीं होती है। एट माइक्रोस्कोपिक लेवल एक बॉडी के सरफेस पे अप्स एंड डाउन्स होते हैं, जिसके नतीजे में जो ही हम इस पे दूसरी बॉडी लगाते हैं, तो उसमें भी अप्स एंड डाउन्स होते हैं। इनके दरमियान होती है इंटरलॉकिंग ऑफ टू सरफेसेस। अब देखो, जब ये इंटरलॉक हो गए हैं, ये इंटरलॉक जो ही जब हो गए हैं, ये ऐसे इंटरलॉकिंग बंद हो गई है। एज ए रिजल्ट ऑफ विच, जो ही इंटरलॉकिंग बंद हो गई है, ये फॉर एग्जांपल बी बॉडी है, ये ए है, जो ही हम बी पे फोर्स लगाएंगे अब, तो ये पहले ही मोशन में नहीं आएगी, क्योंकि इनके दरमियान क्या है, इरेगुलरिटीज, इनके दरमियान क्या है, इंटरलॉकिंग। एज ए रिजल्ट ऑफ विच ये रेजिस्ट करेगी, ये एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स डेवलप करेगी, जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। क्यों फ्रिक्शनल फोर्स आ गया, क्योंकि इनके दरमियान इरेगुलरिटीज हो गई, यानी इंटरलॉकिंग हो गई दो सरफेसेस की, जिसके नतीजे में ये जो एफ अप्लाइड है, अगर हम फॉर एग्जांपल अप्लाइड फोर्स करते हैं किस पे, बी पे, हम चाहते हैं बी ए पे क्या हो जाए, स्लाइड, लेकिन ए ने, लेकिन यहां पे अगर हम देखेंगे, हम चाहते हैं बी किस में आ जाए, मोशन में, लेकिन ए और बी के दरमियान क्या है, इनके दरमियान आ गए इंटरलॉकिंग की वजह से ए में क्या हो गया, इसमें फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप हो गया, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। ये फोर्स चाहता है, एफ चाहता है बी क्या आ जाए मोशन में, लेकिन ए के अंदर जो फोर्स डेवलप हो गया, वो इसकी मोशन को रिटार्ड करना चाहता है। क्या करना चाहता है, रिटार्ड, कम करना चाहता है। तो ए में क्या आ गया, रिटार्डेशन फोर्स। उसी रिटार्डेशन फोर्स को हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल। पहला कॉज है इरेगुलरिटीज ऑफ द सरफेस। नंबर सेकंड, अगर हम देखेंगे इस सरफेस और इस ब्लॉक को, अगर हम अच्छे से देखेंगे, ब्लॉक एक मैटर का बना है, तो इसमें पार्टिकल्स होंगे, इसमें एटम्स होंगे। सरफेस भी मैटर का बना है, तो इसमें भी पार्टिकल्स और एटम्स होंगे। इनके दरमियान होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम बोलते हैं एडिशन फोर्स। यानी पहला काज है फ्रिक्शन का, इरेगुलरिटीज ऑफ द सरफेस, और वी कैन से दैट रफनेस ऑफ द सरफेस और इरेगुलरिटीज ऑफ द सरफेस, ये एक काज है फ्रिक्शन का। दूसरा काज क्या है, इन पार्टिकल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसको हम बोलते हैं एडहीशन फोर्स। क्या बोलते हैं, एडिशन फोर्सेस होता है द फोर्सेस बिटवीन द टू सरफेसेस और द फोर्सेस बिटवीन द टू बॉडीज ऑफ देयर पार्टिकल्स। ये इनके पार्टिकल्स के दरमियान जो फोर्स होगा, उनको बोलेंगे एडिशन फोर्स। या इस एटम और वी कैन से दैट इस ब्लॉक के मॉलिक्यूल्स और सरफेस के ब्लॉक्स के मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स होगा, जिसको हम बोलते हैं एडिशन फोर्स। ये दूसरा काज है। तीसरा काज है जिसको हम बोलते हैं डिफॉर्मेशन भी एक काज है। जो हम गाड़ी में चलते हैं, तो गाड़ी का जो टायर है वो डिफॉर्म होता है, वो एक इंक्लाइंड प्लेन बनाता है, जो हम डिस्कस करेंगे किसमें, रोलिंग फ्रिक्शन में। तो आपको याद रखना है, जो फ्रिक्शन है ये क्या है, द फोर्स दैट रिटार्ड्स द रिलेटिव मोशन ऑफ ए बॉडी when they are in physical contact with each other. The maximum value of static friction is called a limiting friction. तो फिर ग्राफ ऐसे हमें मिलेगा, पहले स्ट्रेट रहेगा, फिर थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा, उसके बाद ये कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट का मतलब होता है फिर ये यूनिफॉर्म मोशन में चलेगा, जिसके नतीजे में इसका जो फ्रिक्शनल वैल्यू है ये कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं हो जाएगा। एज ए रिजल्ट ऑफ विच वी कैन से दैट फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन है रेजिस्टिव फोर्स दैट रिटार्ड्स द रिलेटिव मोशन ऑफ ए बॉडी। अब इसके बाद और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो फ्रिक्शन है इसके हमारे पास जो लॉज है, ये थोड़ा टॉपिक बड़ा बनेगा, लेकिन आपको देखना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्रिक्शन के हमारे पास है 3 इंपॉर्टेंट लॉ। पहला लॉ क्या है, पहला पॉइंट रिगार्डिंग द फ्रिक्शन इज दैट फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द कॉज
or in other words we can say that friction always opposes the relative motion of a body. ये हमेशा relative motion को क्या करता है, अपोज करता है। यानी पहला पॉइंट क्या है फ्रिक्शन का, फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव मोशन ऑफ ए बॉडी। अगर बॉडी इस डायरेक्शन में जा रही है तो इसका जो फ्रिक्शन वैल्यू है वो पीछे की तरफ लगेगा, यानी अपोज करेगा इसका। फॉर एग्जांपल अगर ये 20 न्यूटन फोर्स इस पे अप्लाई हुआ है तो फ्रिक्शनल फोर्स को पीछे की तरफ फॉर एग्जांपल 10 लगेगा। जो नेट फोर्स होगा बॉडी पे वो कितना होगा, 20 माइनस 10, वो कितना होगा, 10 होगा। क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसको माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अगर फ्रिक्शन सेम डायरेक्शन में लगता तो ऐड हो जाता, लेकिन फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता। अगर बॉडी इस डायरेक्शन में जा रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स इसको अपोज करता है, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ठीक है। नंबर सेकंड, फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स अपॉन द वेट ऑफ ए बॉडी। यानी जो फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स अपॉन वेट ऑफ ए बॉडी, वेट ऑफ ए बॉडी। यानी अगर हमारे पास दो ब्लॉक्स है, एक है फॉर एग्जांपल 10 kg, दूसरा है फॉर एग्जांपल 5 kg। अगर ये एक ही सरफेस पे है, फॉर एग्जांपल ये जिस सरफेस पे रखी है ये फॉर एग्जांपल वुडन का बना है, लकड़ी का बना हुआ है, लेकिन ये 10 kg है, ये कितना है 5 kg, तो इसका फ्रिक्शनल वैल्यू ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस। यानी फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स अपॉन द वेट ऑफ ए बॉडी। जितना ज्यादा वेट उतना ज्यादा फ्रिक्शन, जितना ज्यादा वेट उतना ज्यादा फ्रिक्शन। फॉर एग्जांपल 5 kg बॉडी को कम ही फ्रिक्शन होगी एज कंपेयर टू 10 kg, एज कंपेयर टू, प्रोवाइडेड हमें क्या करना है, एक ही सरफेस पे हमने इसको रखा है। तीसरा पॉइंट क्या याद आपको रखना है, जो फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑन द एरिया ऑफ कांटेक्ट बिटवीन ए बॉडी एंड ए सरफेस। यहां पे मैं ये आपको याद करूंगा, फ्रिक्शनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑन a weight of a body, and we can say that frictional force is independent on the nature on the surface, provided we have to kept surface as well as weight of a body constant. For example, ये हमारे पास है एक सरफेस, ये फॉर एग्जांपल गिलास का बना हुआ है, ये दूसरा सरफेस है, ये भी गिलास का बना हुआ है। दिस इज मेड अप ऑफ गिलास एंड दिस इज आल्सो मेड अप ऑफ गिलास। अगर इस गिलास पे हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा है विद डायमेंशन, फॉर एग्जांपल इसके पास डायमेंशन है 4 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है और 20 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। फॉर एग्जांपल इस पे जब हम अप्लाई फोर्स करते हैं 10 न्यूटन तो ये किस में आ जाती है, मोशन में आ जाते हैं। अगर इसका फ्रिक्शनल वैल्यू है फॉर एग्जांपल 5 न्यूटन, कितना है 5 न्यूटन। अगर हम सेम बॉडी को रखेंगे लेकिन ऐसे, ठीक है, यहां से ये 20 सेंटीमीटर है, यहां से कितना है 4 सेंटीमीटर, तो इस पे भी जब हम 10 न्यूटन फोर्स लगाएंगे तो इसका भी जो फ्रिक्शनल वैल्यू होगा वो 5 न्यूटन होगा। यानी जो फ्रिक्शनल फोर्स है इट इज इंडिपेंडेंट ऑन द एरिया ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द टू बॉडीज, प्रोवाइडेड द मास एंड द सरफेस डज नॉट चेंज। अगर ये ऑब्जेक्ट है, पहले अगर हम देखेंगे यहां से 20 सेंटीमीटर की जो ये लेंथ है ये कांटेक्ट है सरफेस के साथ। अगर यहां पे देखेंगे सरफेस के साथ कितना कांटेक्ट है 4 सेंटीमीटर, लेकिन इस और इसको फ्रिक्शनल वैल्यू सेम होगा, इसको भी उतना ही फोर्स लगेगा मोशन में लाने के लिए, इसको भी उतना ही फोर्स लगेगा मोशन में लाने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है ये इंडिपेंडेंट है अभी। क्यों? क्योंकि सरफेस चेंज नहीं हुआ, सरफेस भी चेंज नहीं हुआ, ना इस बॉडी का वेट चेंज हुआ। फॉर एग्जाम्पल इस बॉडी का वेट था 10 kg, यहाँ पे भी इस बॉडी का 10 kg वेट था। ऑल्दो यहाँ पे एरिया ऑफ कांटेक्ट में है कितना 20 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पे कितना है 4 सेंटीमीटर, लेकिन इन दोनों बॉडीज का जो फ्रिक्शन वैल्यू होगा वो सेम होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि मास ऑफ ए बॉडी एज वेल एज सरफेस रिमेन्स कांस्टेंट। दोनों चीज को हमने क्या रखा है, कांस्टेंट। हमने इनको चेंज नहीं किया है, ना ने हमने सरफेस को चेंज किया है, ना हमने मास को चेंज किया है। हमने खाली एक
पहले वाले में हमने लेंथ को यहाँ पे रखा है टेबल पे, दूसरे वाले में हमने क्या रखा है, ब्रेडथ को रखा है। तो एरिया ऑफ कांटेक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ी। क्यों फर्क नहीं पड़ी? क्योंकि एरिया ऑफ कांटेक्ट इज इंडिपेंडेंट एट दैट टाइम व्हेन देयर mass of two bodies and surface does not change. This was little bit regarding the friction. इसका सेकंड टॉपिक भी आएगा कल इंशाल्लाह, तब तक इस टॉपिक को आप अच्छे से देखिए।